सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को सवालों के घेरे में ला दिया। बीजेपी की एक प्रवक्ता ने पैगंबर साहब पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद भारत के अंदर और बाहर खासकर मुस्लिम देशों में बवाल मच गया। खाड़ी के देशों ने भारत के राजदूतों को बुलाकर कड़ी आपत्ति दर्ज की। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान के अलावा अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत और पाकिस्तान ने भी भारत को खरी खरी सुनाई। भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। भारत सरकार और बीजेपी दोनों ने ही स्पष्ट रूप से नुपुर के बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन मुस्लिम वर्ग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सोच विकसित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भारत, जो आज दुनिया में एक मजबूत ताकत के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया है, अमेरिका जैसी महाशक्तियों से आंख में आंख डालकर बात करने की हैसियत रखता है, इस घटना के बाद क्या भारत के इमेज को नुकसान पहुंचा है? आज चर्चा इस खास मुलाकात में इसी को लेकर करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया के पीछे अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबाव है या उसका असर है? भारत का रूस से तेल के निर्यात पर समझौते की यह प्रतिक्रिया है? भारत के द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का असर है? या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ भूमिका निभाने की भारत का अमेरिका और यूरोप को यह खल नहीं रहा है? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम खास तौर पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमान पूर्व आईएफएस अधिकारी संजीव अरोड़ा जी से। संजीव अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिस्थितियां हैं एक बयान के बाद की, उसको लेकर। संजीव अरोड़ा जी के बारे में हम आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय में कई अहम जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई है। विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामलों के ये सचिव यानी सेक्रेटरी ओवरसीज अफेयर्स के पद पर भी ये रह चुके हैं। खाड़ी देशों में बतौर डिप्लोमेट काम करने का एक लंबा अनुभव संजीव अरोड़ा जी का रहा है। कतर और लेबनान के तो राजदूत भी रह चुके हैं और कतर में तो सबसे लंबे समय तक का राजदूत ये वहां पर रहे हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान एक्टिंग काउंसिल जनरल के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। भारत के कूटनीतिक मिशन के तहत यूरोप में भी संजीव अरोड़ा जी ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। सहारा समय की इस खास शो में संजीव अरोड़ा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि आपका उस इलाके में काम करने का एक तजुर्बा रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है। सर, अभी की जो परिस्थितियां हैं, हम उसी को लेकर चर्चा आज आपसे करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात उसी बयान की जिसकी वजह से भारत के अंदर और भारत के बाहर हलचल मची हुई है। एक बयान आया बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के द्वारा, वो विवादित बयान जिसको लेकर जिस तरह से खाड़ी के देशों में और ख़ास करके अगर हम कतर की बात करें तो कतर में नाराज़गी के बाद विभिन्न देशों ने राजदूत यानी भारतीय राजदूत को तलब कर अपनी नाराज़गी जताई। उसके बाद अब इस पूरे वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी हम शुरुआत इसी से आज की इस चर्चा की करना चाहते हैं सर। आनंद विजय सिंह जी, नमस्कार आपको और सहारा समय के आपके सभी साथियों को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और अभिनंदन। शुक्रिया सर। और ये जो आपने वार्तालाप का आरंभ किया, ये जो भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता, उनके बयानों से ये काफ़ी एक हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत चर्चा हुई और बहुत खलबली मची, मुझे कहना चाहिए। तो इसमें वो सारा सीक्वेंस अब ज़्यादा मेरे ख्याल में डिटेल में तो दोहराने की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम ही है कि कतर सबसे पहला देश था रविवार 5 जून वाले दिन उन्होंने हमारे जो वहाँ राजदूत हैं
उनको समन किया और बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, और उस समय हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी कतर के दौरे पर थे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक विज़िट रही, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति की पहली विज़िट थी। इससे पहले हमारे यहाँ से उपराष्ट्रपति जी की कतर में विज़िट नहीं हुई। सो उसी दौरान ये बड़ा स्ट्रॉन्ग देमार्श, जैसे कूटनीति की भाषा में कहते हैं, उन्होंने लॉन्च किया। और उसके बाद एक के बाद एक कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया और जो खाड़ी के देश हैं, आपको पता है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देश हैं, और काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज़ ने, हमारे पड़ोस में मालदीव्स, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी देश, इनके हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं और इनके साथ सदियों से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, और हमारी बहुत स्तर पर काफ़ी फील्ड्स में इनके साथ एक बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है। और काफ़ी इनमें से ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। सो ये जो दो फंक्शनरीज इस पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने ये जो मीडिया या सोशल मीडिया, उसमें ये जो एक बयान दिए, निंदनीय है, कंट्रोवर्शियल, डेरोगेटरी, इनसेंसिटिव हैं, और वो आप और हम और सभी देशवासी और विश्व भर में बहुत से लोग ये जानते हैं कि देखिए, हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, उनके लिए किसी तरह की भी ऐसी बात जो एक कंट्रोवर्शियल हो, निंदनीय हो, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में कोई ऐसा शब्द उसका प्रयोग करना, ये एक तरह लक्ष्मण रेखा पार हो गई। और ये देखिए, धर्म की जो एक भावनाएं होती हैं, ये एक बचपन से हर किसी के अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विचारधारा, जैसे देखिए अब करोड़ों हिंदू हमारे अपने देश में और विश्व भर में जहाँ भी हैं, हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। तो इसी प्रकार हर धर्म का एक अपना विश्वास है, एक अपनी आस्था और संस्कार है। और ये अच्छा हुआ कि उसी दिन 5 जून को ही भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन भी लिया। उन प्रवक्ताओं ने जो कहा उस बारे में, एक का जहाँ तक मुझे याद है सस्पेंशन हुआ, एक को एक्सपेल किया। उसका इम्पैक्ट जो है वो उस पर आगे भी हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सर, एक आपका आर्टिकल हमने पढ़ा, कतर प्रोटेस्ट वाज अ सेटबैक फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, इंडिया कतर एंड 5 जून ऑफ जून। पूरी स्थिति का आपने बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस आर्टिकल में आपने विश्लेषण किया है। कतर के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध भी रहा है, जिसकी आप चर्चा भी कर रहे हैं, आपने अनुभव भी किया है वहां रहते हुए। आपके दौर में और मजबूती मिली इस संबंध को, लेकिन अचानक, वही जो भी आप बता भी रहे थे, अचानक कतर का ये स्टेप थोड़ा समझ से परे है। मतलब सबसे पहले रिएक्शन और एक्शन कतर का ही आया। आपकी क्या राय है? हाँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो आज के ट्रिब्यून में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसको आपने पढ़ा, और उसमें
मेरा प्रयास यही रहा कि ये जो कतर का एक्शन और भी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का एक्शन जो मैंने पहले कहा, उसका एक गंभीरतापूर्वक मैंने प्रयास किया कि उसका विश्लेषण किया जाए। सो मेन इसमें यह है कि हमें ये एक चिंतन और मंथन सभी को करना है, सरकार में, विशेष तौर पर हमारे विदेश मंत्रालय में, और हम सभी को, भारतीय नागरिकों को ये सोचना है, चिंतन मंथन करना है कि ये क्यों हुआ, कि इतनी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके बाद एक मित्र, इतना घनिष्ठ मित्र, वो ऐसा एक्शन क्यों ले रहा है। तो यही मैंने उसमें प्रयास किया। मेरा उसका जो टाइटल दिया मैंने आर्टिकल का, इंडिया कतर एंड द 5th of June, वो मैंने देखा आज अखबार में उन्होंने टाइटल कुछ मुझसे पूछे बिना अपने आप चेंज कर दिया, लेकिन ये अभी मुझे एक मैसेज आया कि उन्होंने ऑनलाइन वो उसको, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आपने अपने आप इसका टाइटल चेंज कर दिया। सो वो 5th of June मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए संडे 5th June ये हाल ही में ये घटना हुई और ये जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसी दिन, और वो भी इत्तेफाक की बात है रविवार ही था, रविवार 5 जून 2016, 6 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कतर की यात्रा थी। वो वहाँ स्टेट विजिट पर थे, 4 शाम को पहुँचे थे, और पहुँचते ही उन्होंने भारतीय जो श्रमिक हैं वहाँ, हमारे काफ़ी वर्कर्स, उनसे भेंट की, और नेक्स्ट डे उनकी जो स्टेट विजिट विद फुल स्टेट ऑनर्स, हिज हाइनेस द अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हामद अल थानी, उन्होंने उनका बहुत भव्य स्वागत किया अमीरी दीवान में। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा देखो ये एक कितनी एक आयरनी है, एक कि 5 जून 6 साल पहले और 5 जून ये अब, तो कितना एक बड़ा कंट्रास्ट हो गया हमारे दो देशों के रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये हमारी जो मित्रता, हमारी जो कोऑपरेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों देशों के लिए, और इसी प्रकार से भारत की जो मित्रता, हमारी कोऑपरेशन और भी काफ़ी देश जिनका कुछ कर मैंने नाम भी लिया, उन सब से बढ़ती रहेगी। लेकिन सर अब ये भी है कि इन बातों का एक, जी सर, एक ये भी है कि ऐसे में अब एक प्रश्न ये भी है कि विदेश मंत्रालय क्या इस पूरे सिचुएशन को समझने में या उसे एंटिसिपेट करने में चूक गया, समय रहते वो नहीं कर पाया? ये प्रश्न हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक डिप्लोमेट के तौर पर लंबे समय तक अरब के देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। उस दौरान भी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी आपके सामने, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या स्विफ्ट डिप्लोमेसी की आवश्यकता होती है? आनंद जी, भारतीय विदेश सेवा ये एक बड़े गर्व की बात है, बहुत हर्ष का विषय है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन डिप्लोमेटिक सर्विसेज उनमें से मानी जाती है। विश्व भर में इस पर बहुत सराहना है और सहमति है जो मैं कह रहा हूँ। कुछ सिचुएशंस आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी होती हैं कि जिनमें एक जिसे कहते हैं स्पीड ऑफ एक्शन, और यहाँ दिल्ली में हमारे विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर्स में राजदूतावास, ख़ास तौर पर जो हमारे राजदूत हैं अलग अलग देशों में, उनकी तरफ से एक बहुत ही स्विफ्ट, बहुत फास्ट जिसे कहते हैं, तेजी से, हाँ, एक एक्शन और उसका विश्लेषण। कई बार यह भी हो जाता है, मुझे लगता है कि मतलब मैं सादर सहित कहना चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट लीडरशिप है मतलब को बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कैंडिड और ब्रॉड बेस्ड वे में कुछ काफ़ी विषयों पर विश्लेषण और चिंतन और मंथन नहीं हो रहा। मैं आशा करता हूं कि मेरा इम्प्रेशन गलत हो, लेकिन ये मैंने
काफ़ी समय से मतलब मैं सोच विचार करके ये टिप्पणी या ये एक बड़े आदरपूर्वक कह रहा हूँ। और अब जैसे ये सिचुएशन है, यू सी, इसमें सारा ज्ञान, सारी एक्सपर्टीज़, ये ज़रूरी नहीं कि एक मंत्रालय ये सोचे कि हम जो हमारे भूतपूर्व अधिकारी इन देशों में रहे हैं या और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे हम सोच विचार ना करें, उनसे एक ऐसी कंसल्टेशंस इन विषयों पर करना हमारे थिंक टैंक्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो भूतपूर्व उच्च अधिकारी और अधिकारी रह चुके हैं अलग अलग देशों में, जिनका एक बहुत स्पेशलाइजेशन है, तो एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस एक एनकरेज होनी चाहिए। उसी से हमारे महान देश के जो इंटरेस्ट्स हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में बिल्कुल बिल्कुल ये ही है। और इसी से जुड़ा ये भी सवाल है कि अरब देशों के साथ गोल होता है। और इसमें देखिए, अब जैसे वहाँ कतर में हमारी इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं, उसी उनकी टोटल आबादी है 24-25 लाख, उसमें से 7 लाख से ऊपर हमारे भारतीय हैं। सो 100 से ऊपर, जहां तक मुझे याद है, 100 से ऊपर हमारी सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो सभी वहां दे फंक्शन अंडर दी अम्ब्रेला और अंडर दी गाइडेंस एंड ऑस्पिशियस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन दोहा। सो एक स्विफ्टली फौरन अगर उनकी तरफ से कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स हो जाते, और ये जो खाड़ी के देश हैं खास तौर पे, इनमें हमारे राजदूत अपने आप हर चीज, ये जरूरी नहीं होता कि इतना समय नहीं होता कि ओवरऑल एक पॉलिसी जो है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और शायद ये सिचुएशन नहीं आती। बिल्कुल इसी से जुड़ा ये भी सवाल है सर कि अरब के देशों के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए भी हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि कतर समेत खाड़ी के जो तमाम देश हैं, अभी हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और 85 लाख के आसपास ऐसे लोगों की तादाद है। ये बात आप स्वीकार भी कह रहे हैं कि तो उनको लेकर क्या कोई नुकसान हो सकता है? एक छोटा सा रिएक्शन हम आपसे इस पर चाहेंगे, और उसके बाद हम आपसे ये भी समझेंगे सर कि जो विवाद है, उस विवाद को बढ़ता हुआ देखकर जिस तरह से सरकार ने अपने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, खेद प्रकट किया, उसके बाद इस तरह के बयानों से खुद को अलग किया, तो क्या अब आप ये मानते हैं कि भारत के प्रति कतर के अलावा खाड़ी के अन्य देशों की नाराजगी अब दूर हो गई है? आनंद जी, हमारे प्रवासी भारतीयों की संख्या काफ़ी है खाड़ी के देशों में, लगभग 85 लाख जिसे कहते हैं 8.5 मिलियन के आसपास है। कतर की फिगर तो मैंने आपको दी, और सऊदी अरेबिया और यूएई में तो और भी बहुत भारी संख्या में है। सऊदी अरेबिया में 31-32 लाख के आसपास हैं। और आपको मालूम है कि देखिए, विश्व भर से हमें को $85 बिलियन के आसपास जो एक एनुअल रिमिटेंस आती है, उसमें एक 35-40% के आसपास ये खाड़ी के देशों से हमारे प्रवासी भेजते हैं। और हमारे बहुत लेवल पर काफ़ी स्फीयर्स में कोऑपरेशन है। कतर से जैसे हम LNG इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा टोटल आयात है LNG का, उसमें लगभग 55% या 60% हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का बहुत पोटेंशियल है और हो भी रहा है। सो दोनों तरफ से मैं ये मानता हूं कि दोनों तरफ से इन सभी विषयों पर बहुत गंभीरता से सोच विचार हुआ होगा और भी होगा, और हमारे जो अच्छे संबंध, हमारी कोऑपरेशन आगे से आगे बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि हमारे प्रवासियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। बस यही है कि हमें सबसे अवश्य यही है कि हर नागरिक को हमारे देश में, किसी भी समुदाय का हो, ये एक बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार, गंभीरता से उसका इंटरनेशनल इसमें सभी का स्टेज पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। अब सवाल अब ये है सर कि एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि
5 जून के बाद भारत ने कतर ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद भारत ने एक्शन लिया, अपने प्रवक्ता के खिलाफ उसे पार्टी से निकाला। तो अब एक परसेप्शन ये बन रहा है कि इस्लामी कंट्रीज के सामने भारत को झुकना पड़ा, ये एक परसेप्शन बन रहा है। और कुछ खास लोग हैं जो ये एक भारत की तस्वीर पेश करने में जुटे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जो पहली आपने बात की कि ये झुकना पड़ा, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। मित्रों में एक भेदभाव हो जाना, और इस विषय में जैसे हमारी पहले वार्तालाप आपसे हुई कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस, क्योंकि एक रेड लाइन क्रॉस कर दी वो जो स्टेटमेंट्स हुए, तो उसके वो झुकने का या ना झुकने का वो ऐसे प्रश्न नहीं होते कूटनीति में। और जो एक जीवन की मित्रताएं होती हैं उनमें भी नहीं होते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने मुझे पहले भी पूछा कि जब मैं था इन देशों में तो कोई आप उदाहरण दें। देखिए, ये 15 मई 2014 की बात है। आपको याद होगा कि 2014 के जो हमारे नेशनल जनरल इलेक्शंस हुए, तो 16 मई को जो वोटों की गिनती, पूरी बैलेट काउंटिंग का दिन था, और काफ़ी एग्जिट पोल्स वगैरह जो 1-2 दिन पहले आते हैं, वो ये था कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी वो अपनी पार्टी को बहुत विजय की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये गल्फ टाइम्स एक कतर का अंग्रेजी में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड डेली है, और ये जनरली मेरा वहाँ ये अनुभव रहा कि जनरली ये बड़ा एक बैलेंस्ड सा न्यूज़पेपर है। लेकिन ये 15 मई 2014 जब अखबार देखा तो इसमें उन्होंने एडिटोरियल लिखा हुआ था। यू सी, मतलब जब हमने पढ़ा तो एक बहुत ही दुख हुआ, बड़ा शौक हुआ कि ये क्या लिख दिया। विल मोदिफाइड इंडिया बी ए बेटर प्लेस आफ्टर द इलेक्शंस। सो मैंने एक दो वेरी वेरी क्विकली जो मेरे 1-2 कुलीग्स, उनसे थोड़ा विचार विमर्श किया, लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें एकदम तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए। और मैंने ये भी सोचा कि ये अगर मैं दिल्ली से ये इसके बारे में सोच विचार करूंगा तो उसमें समय बहुत लग जाएगा। जी। सो मैंने इमीडिएटली अपने पीएस मिस्टर दिलशाद अहमद, बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते थे, बहुत प्रोफिशिएंट ऑफिसर, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने इसका रिजॉइंडर, एक लेटर टू द एडिटर डिक्टेट करवाया, और उसमें मैंने कहा, मैं समय नहीं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जी। ये अगले दिन सुबह गल्फ न्यूज ने पब्लिश किया, लेट अस सेलिब्रेट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। मैंने कहा, at a time when India and her 1.2 billion people are being congratulated by peoples and leaders around the world for the successful completion of the voting process in the world's largest democracy, it is deplorable that your esteemed newspaper has engaged in wanton India bashing and character assassination of Shri Narendra Modi, and so on. Then I spoke of our country's, our great country's pluralistic and inclusive ethos and so on. So ये उनके एडिटर इन चीफ दरवेश अहमद, तुरंत मैंने उनको ये भेजा, और उन्होंने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली एक भी उसमें शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप भी चेंज किए बिना नेक्स्ट डे इसीलिए सर प्रोमिनेंटली एडिटोरियल पेज पर पब्लिश हुआ। इसीलिए सर अब बातें अब आगे और बढ़ती जा रही हैं, और अब हम लोग तो बात कर रहे हैं बाहर की, गल्फ कंट्रीज के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। अब एक ट्वीट राहुल गांधी का आया, डिवाइडेड इंटरनली इंडिया बिकम्स वीक एक्सटर्नली,
BJP's shameful bigotry has not only isolated us but also damaged India's standing globally. अंदर से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को नुकसान भी पहुंचा। इस तरह की चीजें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे देशों में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन लोगों को और इससे उनकी बातों को और दमदार ढंग से वो अपने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में हम आपसे जरा समझना चाहेंगे, वक्त भी अब हो चला है, कि क्या इसका आने वाले समय में इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये इस बयान के बाद अरब कंट्रीज ने जो रिएक्शन दिखाया है, दूरगामी क्या परिणाम पड़ सकते हैं? मैं फिर वही बात दोहरानी चाहूँगा सम्मानपूर्वक आनंद जी कि ये as long as each one of us within our own country ensures that there is no hate speech, there is no hate mongering, also there is no sensationalism, you know, और यू सी इस तरह के वाद विवाद, तो हम सभी को अपना दायित्व बहुत ही गंभीरता से समझना और उस पर एक अमल करना ज़रूरी है। मैं सम्मानपूर्वक ये सभी से अपील करूँगा और यू सी ये प्लीज़ नहीं सोचिए कि मैं कोई यहाँ मतलब मैं तो बहुत ही एक छोटा सा इंसान हूँ। मैं अपने जस्ट एक बड़ी नम्रता से सम्मान से कुछ विचार आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। और एक बहुत हमारा महान देश है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। सो इसमें सभी वर्गों के, सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोग हमेशा मिलजुल के एक बहुत अच्छी तरह रहते रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही आगे से आगे एक हमारा समाज और हमारा देश आगे से आगे और उन्नति करेगा। सो कोई अलार्मिस्ट होने की या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने एक निवेदन किया कि हम सबको सभी को और मैं ये भी कह रहा था कि देखिए अब जैसे उन्होंने नुपुर शर्मा जी ने खेद भी व्यक्त किया और उसके बाद कुछ मैंने देखा रिपोर्ट्स के इसी एक कुछ हिंसा की बातें कुछ लोगों ने की। तो कोई भी ऐसी गैर कानूनी बात, हमारा देश का संविधान बहुत महान संविधान है, सभी को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन साथ साथ सभी का एक दायित्व भी है बहुत जी। यू सी हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो यू सी इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सो जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी जहाँ जहाँ होनी है और कोई भी ऐसी हिंसात्मक बात करनी, निंदनीय बात करनी, उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी भी। और हमारे इन देशों से संबंध मुझे विश्वास है और आगे से आगे अवश्य बढ़ेंगे। बिल्कुल, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक संबंध बना उसमें और मजबूती आई और आप जब उस इलाके में थे तब और उसमें मजबूती आई। आप एक अनुभव के आधार पर अपना सजेशन लगातार दे रहे हैं और हम लोगों ने चर्चा इसीलिए की क्योंकि जो आपका आर्टिकल है उसमें आपने उस एक्सपीरियंस को भी दर्ज किया और आपने नई दिल्ली ने आपके सजेशन को भी एक्सेप्ट किया था। आपने ये भी उसमें उस बातें लिखी हैं और शायद इसीलिए जो सजेशन आप दे रहे हैं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो लोग भी देख रहे होंगे जो वर्तमान में आज वहाँ पर राजनयिक हैं, पीएमओ है, वो देख रहा होगा और आपके इस सजेशन के साथ जिन लोगों का वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, उन लोगों के साथ भी ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए। ये आपने भी जो कहा है बहुत अच्छी राय आपने दी है और इसीलिए पूरे रीजन को आप समझते आ रहे हैं, वहाँ की राजनीतिक शक्ति और कूटनीतिक चाल को बेहतर ढंग से समझते हैं और इसी की वजह से हम लोग आज इस वहाँ की परिस्थिति को लेकर
चर्चा भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी की जो स्थिति है, और ऐसा लग रहा था कि खाड़ी के देशों के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ तनाव की स्थिति हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो माइल्ड हो रहा है और जगह पर भी सब बातें आ जाएंगी। और आप भी आशान्वित हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो संबंध मजबूती के साथ पहले से रहा है वो आगे भी रहेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो आपने सजेशन दिया है उस पर भी भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, खास मुलाकात का अंग बनने के लिए। संजीव अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ, जहां खबरें लगातार जारी हैं। सहारा अपना।